प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में सामाजिक विज्ञान की जो हमारी पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत भाग सेकंड। इस पुस्तक में जो हमारा पहला अध्याय है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, इसका फर्स्ट भाग पढ़ेंगे, भाग फर्स्ट। इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। आज के जो हमारे विषय रहने वाले हैं वो है नई और पुरानी शब्दावली, इतिहासकार और उनके स्रोत, नई सामाजिक और राजनीतिक समूह और अंत में क्षेत्र और साम्राज्य। यानी कि 1000 साल पहले की स्थिति क्या थी और वर्तमान स्थिति क्या है। यानी कि इन हजारों सालों में जो जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे, उनके बारे में आज हम समझेंगे। आप देखोगे कि यदि हम आज से 100 साल पहले भी किसी स्थान पर गए हों और 100 साल बाद आज नई पीढ़ी उस स्थान पर गई हो तो भी आपको अनेक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब मनुष्य का जीवन तो छोटा रहता है, 100 साल पहले की चीज और वर्तमान चीज को अभी वह देख नहीं सकता, तो फिर किन चीजों से उन चीजों का पता चलता है कि उस जमाने का कोई मानचित्र हो, उस जमाने का कोई इतिहास लिखित में हो, या उस जमाने का कोई न कोई पता करने का स्रोत हो जिसके माध्यम से पता चलता है कि उस जमाने की स्थिति इस प्रकार की थी और वर्तमान में स्थिति में ये परिवर्तन हो गया, वर्तमान में स्थिति इस प्रकार की बन गई है। तो इन स्रोतों से बाद में सबसे पहली चीज आती है हमारी नई और पुरानी शब्दावली। प्राचीन काल में ज्यादातर संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का इस्तेमाल होता था, क्योंकि जो बाहर के यात्री आते थे वह उन शब्दों का प्रयोग करते थे, उनको वह आपस में चर्चा करते थे, जबकि स्थानीय स्तर पर जो लोकल बोलियां होती थी उन्हीं के माध्यम से लोगों का आचार विचार होता था, आहार विहार होता था, उन्हीं से वह अपना जीवन यापन कर लेते थे। तो जो प्राकृत भाषा थी, सारे शिलालेख, सारे दस्तावेज, सारा इतिहास, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सारी चीजें उन्हीं भाषाओं में लिखी गई। धीरे धीरे नई भाषाओं का विकास हुआ, जैसे हमारे क्षेत्र में हिंदी भाषा आई और पूरे विश्व के लेवल पर जिस भाषा का माना जाता है वह अंग्रेजी भाषा आई। धीरे धीरे जो नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए नए ज्ञाताओं के माध्यम से फिर इन सारी चीज़ों का अनुवाद नई भाषाओं में हुआ। तो प्राचीन भाषा के माध्यम से और नवीन भाषाओं के माध्यम से भी हमें सीखने को मिलता है। प्राचीन काल में यदि आप गांव में जाओगे तो वहां पर वो अपनी लोकल भाषा का इस्तेमाल करते थे। जब वहां जाकर कोई हिंदी बोलता था तो उसे अजनबी मानते थे, कोई अंग्रेजी में बात करता था तो उसे परदेसी कहकर पुकारते थे। यानी कि ये कंडीशन थी। सामान्यतः विदेश का मतलब होता है दूसरे देश का रहने वाला, लेकिन गांव में एक परंपरा थी कि यदि कोई मॉडर्न बन के जाता था, आधुनिक बनकर जाता था, आधुनिक भाषा बोलता था, तो गांव वासी उन्हें कहते थे कि ये तो परदेसी है। इस प्रकार के विचार होते थे। तो प्राचीन काल में लोकल भाषाओं पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, उनकी शब्दावलियों पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। वर्तमान काल में नई पद्धति आ गई है और नई शब्दावली के माध्यम से सब सामूहिक रूप से बोलते हैं, चाहे हम शहर के निवासी हों, चाहे हम गांव के निवासी हों, चाहे हम अपने देश के विभिन्न प्रांतों के निवासी हों। यदि हम सब हिंदी भाषी हैं तो हम सब हिंदी को समझेंगे भी सही, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आज गांव का व्यक्ति भी समझता है और शहर का व्यक्ति भी समझता है, राजस्थान का व्यक्ति भी समझता है, गुजरात का व्यक्ति भी समझता है, दिल्ली का व्यक्ति भी समझता है, यूपी का व्यक्ति भी समझता है, तो एमपी का व्यक्ति भी समझता है। तो जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं सारे व्यक्ति अच्छी प्रकार से उस भाषा को समझते, लिखते, पढ़ते सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में लोकल भाषाओं का बोलबाला होने की वजह से केवल उनका स्थानीय स्तर पर, तो
कितना परिवर्तन हो गया कि प्राचीन काल में केवल लोकल भाषाओं को ही समझा और पढ़ा जाता था, जबकि वर्तमान में सभी प्रकार की भाषाओं को लिखा पढ़ा और समझा जा सकता है। तो इतना परिवर्तन भाषा के आधार पर हमारे देश में हुआ। फिर दूसरा बिंदु आता है हमारा इतिहास काल और उसके स्रोत, यानी कि प्राचीन सभ्यता, प्राचीन चीजों के बारे में जो हमारे इतिहासकार हैं, जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी रखने वाले हैं, वह किन किन स्रोतों, स्रोत का मतलब साधन, किन किन साधनों से ये पता लगाते हैं कि प्राचीन काल कैसा रहा होगा, प्राचीन व्यवस्थाएं कैसी रही होगी और वर्तमान व्यवस्था में कितना परिवर्तन आ गया। तो प्राचीन काल के सिक्के, जिनसे वो पता लगाते हैं कि प्राचीन काल कैसा रहा होगा। बहुत सारी जगह शिलालेख लिखे रहते हैं, यानी कि शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों के ऊपर और गढ़ों पर लिखी गई भाषा, तो उससे उस जमाने का पता लगता है। प्राचीन जो आवास बने होते हैं, प्राचीन मकान बने रहते हैं, प्राचीन महल बने रहते हैं, उनसे वो पता लगा देते हैं कि उस जमाने का, यानी कि प्राचीन काल की मिलने वाली हर वस्तु, चाहे वह शिलालेख हो, चाहे वह सिक्के हों, चाहे वह वेशभूषाएं हों, चाहे वह आवास हो, चाहे वह बर्तन हो, इन सारी चीजों से इतिहासकार ये पता लगा लेते हैं कि प्राचीन काल किस प्रकार का रहा होगा और बदलकर नवीन काल, नया काल किस प्रकार का हो गया है। हजारों साल पहले की व्यवस्थाएं किस प्रकार की रही होगी और वर्तमान की व्यवस्थाएं किस प्रकार की होगी, इनमें कितना बदलाव आ गया है, ये इन चीजों से इतिहासकार पता लगा लेते हैं। तीसरा बिंदु आता है इसका नई सामाजिक व राजनीतिक समूह। हजारों साल पहले सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी होगी, यदि हम अपने दादा दादी के माध्यम से कहानी सुने तो हमें पता चलेगा। वह कहेंगे कि बेटा यदि उस जमाने में गांव में किसी की शादी होती थी तो पूरा गांव खुशियां मनाता था, अगर गांव में किसी की मृत्यु होती थी तो पूरा गांव मातम मनाता था। यानी कि जिस प्रकार से खुशी में सारा गांव, सभी वर्गों के, सभी जाति के लोग इकट्ठा होकर एंजॉय करते थे, तो मातम में भी उसी प्रकार से दुख प्रकट करते थे। यानी कि सहयोग की भावना थी, पूरा गांव एक समाज के रूप में रहता था, एक दूसरे का सहयोग करता था। आज का आधुनिक समाज क्या हो गया, जिसके काम है वही जाने उसका काम है। तो कितना समाज में परिवर्तन हो गया। पहले पूरा गांव, पूरा शहर एक जैसा था, अब सब केवल अपने अपने हितों की चिंता करते हैं, अपने अपने कार्यों के बारे में विचार करते हैं, अपने अपने कार्यों का चिंतन करते हैं। तो समाज में इस प्रकार का परिवर्तन हो गया। राजनीतिक व्यवस्था भी उसी प्रकार की थी। राजनीति जहाँ तक होती थी वहाँ तक केवल राजनीति, उसके बाद में सारा समाज अपना। लेकिन वर्तमान में राजनीति में द्वेषता पैदा हो गई। तो राजनीति और सामाजिक समूह के माध्यम से भी हजारों सालों के अंदर सभी देशों में, सभी समुदायों में अत्यधिक परिवर्तन आ गया है, बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, दुनिया में परिवर्तन होना स्वाभाविक हो गया है। और अंतिम बिंदु आता है हमारा क्षेत्र और साम्राज्य। प्राचीन काल में ज्यादातर समय राजशाही रही है और राजशाही एक सीमित भूभाग पर रहती थी, क्योंकि राजा और उसके स्रोत जितने भूभाग पर शासन कर पाते थे, जितने भूभाग को वो अपने अधीन रख पाते थे, वहां तक उनका साम्राज्य होता था। प्रत्येक राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए या फिर अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लगातार युद्धों से जूझता रहता था। लेकिन वर्तमान काल में लोकतंत्र की स्थापना होने से अब साम्राज्य का विस्तार लंबे चौड़े क्षेत्र में है और लंबे चौड़े क्षेत्र में होने के बावजूद भी किसी प्रकार का दो राज्यों के बीच में विद्रोह नहीं होता है, सीमा विस्तार के लिए लड़ाइयाँ नहीं होती। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधि संसद के अंदर उपस्थित होता है, जो अपने क्षेत्र की सारी बातों का ध्यान रखता है, अपने क्षेत्र की सारी बातों पर वो विचार करता है, अपने क्षेत्र के सारे आचार विचारों पर वो ध्यान रखता है। तो इस प्रकार का विवाद पैदा होने का प्रश्न नहीं आता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यता पर, प्राचीन इतिहास में, प्राचीन सारी चीज़ों में
आधुनिकता में कई प्रकार के परिवर्तन आ गए हैं। समाज में परिवर्तन आ गया है, राजनीति में परिवर्तन आ गया है, गांव की रहने की व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ गया है, सड़कों में परिवर्तन आ गया है, संचार के साधनों में परिवर्तन आ गया है, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आ गया है, अध्यापन क्षेत्र में परिवर्तन आ गया है। यानी कि एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हजारों सालों में परिवर्तन नहीं हुआ हो। हर क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो प्रस्तुत अध्याय में हमने यही समझा है कि प्राचीन काल की हर प्रकार की सभ्यता, टेक्नोलॉजी कुछ भी था, उनमें हजारों सालों में अनेक प्रकार का परिवर्तन आते हुए आधुनिक भारत का या आधुनिक विश्व का निर्माण होता जा रहा है। आने वाले भविष्य में भी इसी प्रकार से लगातार परिवर्तन करते हुए सभी देश, सारा समुदाय, सभी वर्ग लगातार आगे बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से आज के अध्याय में हमने ये समझा है इन सारे पॉइंटों के माध्यम से कि नई और पुरानी शब्दावली में क्या परिवर्तन आया है, इतिहासकार और उनके स्रोतों में किस प्रकार से परिवर्तन आया है, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में कैसे परिवर्तन आया है और क्षेत्र और समाज के आधार पर कैसे परिवर्तन आया है। इस प्रकार से आज का हमारा जो पहला भाग है वह समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।